गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? हो आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों ने इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड किया था उसको अच्छे से देख लिया होगा। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में हमने बात की कि जब फार्मर फसल उगाता है तो उसको कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिसमें दो चीज़ें हमने देखी। पहला प्लॉइंग, जिसमें आप कह सकते हो मिट्टी को अप एंड डाउन किया जाता है, मिक्सिंग की जाती है मिट्टी की। और सेकंड चीज़ जो हमने देखी थी सोइंग ऑफ सीड्स। अब बेटा चलो मिट्टी प्रिपेयर हो गई, बीज आपने लगाना, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इस प्रैक्टिस के अंदर आता है वो है प्रोवाइडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं लगभग सभी को पता होगा, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हम ये मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं क्यों हाथ के अंदर। अब बेटा आप कह सकते हो जब आप एक पीस ऑफ लैंड पे जमीन के ऊपर जब आप क्रॉप्स लगाते हो तो जो प्लांट्स उगते हैं तो बेटा वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? अर्थ से लेते हैं। वो अर्थ से न्यूट्रिशन लेंगे, आप उस फसल को काट दोगे, दोबारा आपने वहाँ पे क्रॉप लगाई, उन प्लांट्स ने भी सॉइल से न्यूट्रिशन लिए, आपने उसको भी क्रॉप को काट लिया। इस तरीके से बेटा अगर आप लगातार क्रॉप्स अगर किसी जमीन पे लगाते हो तो कह सकते हैं उस जमीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जो यूजफुल चीजें हैं प्लांट्स के लिए, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है और जो हमारे पास जमीन है वो अनफर्टाइल हो जाती है, फिर कहते हैं बंजर होने लगती है, उसके अंदर पैदावार कम होने लगती है। तो बेटा इस चीज को मेंटेन करने के लिए कि हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बनी रहे, उसके लिए अपने को सॉइल के अंदर टाइम टू टाइम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ते हैं। तो देखते हैं क्या है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स और क्या क्या इनके यूज हैं। टू मेंटेन द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ द सॉइल, सॉइल का न्यूट्रिशन लेवल, जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिशंस हैं उनका लेवल मेंटेन करने के लिए, और टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो कह सकते हैं सॉइल का न्यूट्रिशन लेवल और फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए सम सब्सटेंस आर एडेड टू द सॉइल, सॉइल के अंदर कुछ सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, और उन सब्सटेंसेस को अपन मैन्योर या फर्टिलाइजर्स कह देते हैं। दोनों ही चीजें बेटा अर्थ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। जूनियर क्लासेस में आपने मैन्योर के बारे में पढ़ा होगा, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, और हो सकता है फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा हो। यहाँ पे हम डिफरेंस चेक करेंगे हमारे पास फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में क्या है। तो अगर हम मुझसे फर्स्ट पॉइंट की बात करें, फर्टिलाइजर इज मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। जो फर्टिलाइजर्स है ये मैन मेड है, सिंथेटिक है, ह्यूमंस बनाते हैं, केमिकल्स से बनाते हैं। जबकि जो मैन्योर है इज अ नेचुरल सब्सटेंस, नेचुरल है, ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यू। तो कह सकते हैं मैन्योर हमारे पास नेचुरल है, जिसको आप डीकम्पोजिशन करके बनाते हो, किसको? काउ डंग, बफेलो डंग, और जो प्लांट्स का रेजिड्यू है, प्लांट्स के बचे हुए आपका तो फल फ्रूट सब्जियों के छिलके, या जब आप क्रॉप्स लगाते हो तो उनका जो बचा हुआ रेजिड्यू है, कचरा है, प्लांट और एनिमल के वेस्ट से वो डीकम्पोज करके जो हम खाद तैयार करते हैं उसको हम कहते हैं मैन्योर। सेकेंड पॉइंट की बात करें, फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। सिंथेटिक है, मैन मेड है, केमिकल से बनता है। तो जो फर्टिलाइजर्स है ये बनते हैं फैक्ट्रीज के अंदर, जबकि जो मैन्योर है इसको आप अपने फील्ड्स के अंदर बना सकते हो। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। मैन्योर प्रिपेयर कैसे होता है बेटा, ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। पिट खोदते हैं, उसके अंदर आप जो वेस्ट मटेरियल है उसको डाल दो, धीरे धीरे वो डिकम्पोज होगा, फिर उससे मैन्योर बन जाता है ना। तो उस प्रोसेस में हम नहीं जाएंगे अभी। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे है, फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जो फर्टिलाइजर्स है सॉइल को कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं। ह्यूमस कह सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट
कंपोनेंट है प्लांट्स के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। ह्यूमस है क्या एक्चुअल में, आप कह सकते हो बेटा जो हमारे पास अर्थ की जो अपर लेयर है इसके अंदर कुछ डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ प्लांट का वेस्ट, जब ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता है तो इससे एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है, इसको आप ह्यूमस कहते हैं, जो कि बहुत अर्थ को बहुत फर्टाइल बनाता है। तो ये चीजें हमारे पास फर्टिलाइजर के अंदर नहीं होती, जो फर्टिलाइजर ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर से सॉइल को बहुत सारा ह्यूमस मिलता है, क्योंकि मैन्योर हमने कह सकते हैं जो नेचुरल चीजें हैं, प्लांट और एनिमल वेस्ट है उससे बनाया है, जब वो डीकम्पोज होती है तो उससे ह्यूमस बहुत सारा प्रोड्यूस होता है, जो कि सॉइल के अंदर जाके मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारे पास फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब बेटा फर्टिलाइजर्स बनाए इसलिए जाते हैं कि प्लांट्स को जो है न्यूट्रिएंट्स जो है अच्छे से मिल जाए। तो जो फर्टिलाइजर्स है इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि इनके अंदर जो प्लांट्स के न्यूट्रिशंस है ये बहुत ज्यादा होते हैं। तो फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, लाइक जो प्लांट को इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती है जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये काफी अमाउंट में होते हैं फर्टिलाइजर्स के अंदर। लेकिन मैन्योर की अगर अपन बात करें, इनमें रिलेटिवली ये जो चीजें हैं वो कम होती हैं। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, है ना। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे लिए अर्थ के लिए मैन्योर ज्यादा बेस्ट है एज कंपेयर टू फर्टिलाइजर्स। लेकिन आप कह सकते हो फर्टिलाइजर्स भी जरूरी है अगर आपको क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ानी है, लेकिन फर्टिलाइजर्स को आप एक फिक्स अमाउंट में, है ना, उस फिक्स अमाउंट में यूज कर सकते हैं। एक्सेसिव यूज अगर हम फर्टिलाइजर्स का करते हैं तो इससे सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन होने का चांसेस होता है। वो ज्यादा केमिकल्स अगर आप अर्थ के अंदर मिला देते हो उससे भी कई बार हमारे पास अर्थ की फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास जो मैन्योर है इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं एज कंपेयर टू फर्टिलाइजर्स। तो हमारे पास क्या क्या यूजेस हैं इस बायो मैन्योर के, चलिए देखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ बायो मैन्योर, बेटा बायो वर्ड्स के आगे यूज किया है, मैन्योर के आगे कह सकते हैं जो नेचुरल चीजें हैं, है ना, उनसे हमारे पास ये मैन्योर बना होता है, इसलिए इसको अपन बायो मैन्योर भी कह सकते हैं ना। प्लांट और एनिमल वेस्ट से हमारे पास ये बनता है। तो इसके बेनिफिट्स की अगर बात करें, यूजफुल बैक्टीरियल ग्रोथ स्पीड्स अप, बैक्टीरियल ग्रोथ स्पीड्स अप इन दिस मैन्योर। बेटा अर्थ के अंदर अगर हम बात करें, कुछ बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं जो प्लांट को हेल्प करते हैं ग्रो करने में। जैसे कुछ बैक्टीरिया हमारे पास है जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करके अर्थ के अंदर मिलाते हैं, और हमने जैसे कि देखा नाइट्रोजन एक एसेंशियल कंपोनेंट है प्लांट्स के लिए। तो कह सकते हैं जो यूजफुल बैक्टीरिया है इनकी ग्रोथ फास्ट होती है अगर आप सॉइल के अंदर मैन्योर जो है मिलाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया यूजफुल बैक्टीरियल ग्रोथ स्पीड्स अप इन दिस मैन्योर। सेकंड अगर अपन बात करें, इट कीप्स द सॉइल लूजन। मैन्योर से सॉइल लूज रहती है या फिर अपन कहते हैं पोरस रहती है, उसके अंदर जो एयर आने जाने का जो है पैसेज बन जाता है, थोड़ी लूज सॉइल रहती है। इट कीप्स द सॉइल लूजन व्हिच मेक्स द रूट रेस्पिरेशन इजी। अगर सॉइल लूज होगी तो जैसे कि हमने पहले भी बात किया था प्लाइंग के केस के अंदर, सॉइल अगर लूज होगी तो हमारे पास जो एयर है वो इजीली जो सॉइल के अंदर जाके मिल जाएगी, जो उसके अंदर पोर्स होंगे, तो वहां से हमारे पास जो रूट्स है प्लांट की वो इजीली रेस्पायर कर सकती हैं, गैसेस को एक्सचेंज कर सकती है। सेकंड जो पॉइंट अपने पास है, इट कीप्स द सॉइल लूजन, सॉइल को लूज या पोरस बना के रखता है मैन्योर, व्हिच मेक्स द रूट रेस्पिरेशन इजी, जिससे जो रूट्स है वो इजीली रेस्पिरेशन कर सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट है, बायो मैन्योर इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। बेटा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है, हमारे पास जो सॉइल है, आपने देखा होगा हमारे पास कई सॉइल ऐसी है जिसके अंदर आप पानी डालो, पानी डालते हो सारा पानी नीचे चला जाता है, जैसे अगर अपन रेत की बात करें, है ना। और कुछ सॉइल ऐसी भी है जिसके अंदर आप पानी डालते हो, वो काफी देर तक उस पानी को अपने अंदर होल्ड करके रखती है। जैसे आप चिकनी मिट्टी की बात करो तो उसके अंदर पानी काफी देर तक होल्ड रहता है। तो जो सॉइल है इसकी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी जो हमारे पास है मैन्योर बढ़ाता है। कि अगर आप फील्ड के अंदर पानी देते हो, ऐसा नहीं हो कि आपने उसको पानी दिया वो पानी सारा का सारा
इसकी वजह से तो वो जो मिट्टी है सॉइल ऑफ वाटर को होल्ड करके रख के इस कैपेसिटी को भी हमारे पास जो है मैन्योर इंक्रीज करता है। इसके अलावा अगर अपन लास्ट बात करें, इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव होता है ना, देखने में सॉइल अच्छी लगती है, उसकी बनावट अच्छी हो जाती है, तो सॉइल का टेक्सचर जो है अच्छे से कह सकते हैं इम्प्रूव होगा अगर आप मैन्योर उसके अंदर ऐड करोगे। तो ये बेटा कुछ बेनिफिट्स हैं हमारे पास मैन्योर के। इसके अगर अपोजिट फर्टिलाइजर्स की बात करें, उनके अंदर भी बेटा हमारे पास यूजफुल चीजें होती है प्लांट्स के लिए, लेकिन सिर्फ एक ही उसका हम कह सकते हैं हमारे पास जो नेगेटिव इफेक्ट है कि अगर आप केमिकल्स ज्यादा अमाउंट में दे देते हो प्लांट को, तो एक तो अगर अर्थ के अंदर केमिकल्स ज्यादा होंगे तो जो यूजफुल बैक्टीरिया इनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उन केमिकल से वो मर जाएंगे, जिसकी वजह से प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। दूसरा, सॉइल पॉल्यूशन होने का बहुत चांस है। एक्सेस जो केमिकल्स हैं ये भी सॉइल के लिए अच्छे नहीं है, जिससे उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास कुछ बेनिफिट्स है। इसके अलावा अगर बात करें बायोमैन्योर, नेचुरल चीज़ों से बना है, तो हमारे पास जो नेचुरल वेस्ट है उसका भी हमारे पास इसके अंदर मैनेजमेंट हो जाता है। तो बेटा 3 स्टेप्स हमने अभी तक पढ़े। प्लॉइंग की, सॉइंग ऑफ सीड, बीज लगा दिया, उसके बाद हमने सॉइल को मैन्योर और फर्टिलाइजर्स भी दे दिए, जिससे कि जो है सीड्स अच्छे से हम मैन्योर और फर्टिलाइजर को यूज करके ग्रो कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इस प्रैक्टिस के अंदर आता है वो आता है इरिगेशन। अब बेटा जैसे आप लोग अगर फूड खाते हो तो फूड खाने के बाद आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली प्लांट्स के अंदर भी अपन कह सकते हैं उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि ये कह सकते हैं कि प्लांट्स को वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स हैं ये तो अपना जो फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, उसके अंदर भी वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए हम कह सकते हैं इरिगेशन करनी पड़ती है, इसको आप सिंचाई कहते हो। तो देखते हैं क्या होता है इरिगेशन और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, इरिगेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स की वाटर की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, इज फुलफिल्ड, वो पूरी की जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ इरिगेशन बाय टाइम टू टाइम यूजिंग वेरियस आर्टिफिशियल मीन्स। नेचुरल मीन्स की अगर हम बात करें बेटा, बारिश, मोस्टली अगर हम बात करें कि जो फार्मर्स हैं रेन के ऊपर डिपेंड होते हैं, लेकिन अगर बेटा बारिश टाइम से नहीं है तो जो क्रॉप लगाई है वो सारी खराब हो सकती है। तो उसके लिए हम कुछ आर्टिफिशियल तरीके यूज करते हैं जिससे हम प्लांट्स की जो वाटर रिक्वायरमेंट है उनको टाइम टू टाइम कंप्लीट कर सकें, और इसी प्रोसेस को हम कह देते हैं इरिगेशन, सिंचाई करना। अगर बेनिफिट्स की बात करें, इरिगेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले अगर अपन देखते हैं फॉर जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन। आपको पता होगा सीड्स जर्मिनेट, अंकुरित कब होते हैं? जब उनको पानी मिले। विदाउट वाटर सीड्स जर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे बेसिक, सबसे कह सकते हैं जरूरी जो हमारे पास बेनिफिट है इरिगेशन का। सेकेंड, टू सप्लाई वाटर टू द लीव्स फॉर ट्रांसपीरेशन। मतलब प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स के अंदर वाटर होता है उसका वो एटमॉस्फेयर के अंदर धीरे धीरे इवेपोरेट करते रहते हैं। तो वो वाटर लीव्स तक कहाँ से आएगा? जब आप प्लांट्स को पानी दोगे तो अभी वो जो वाटर है रूट्स के थ्रू लीव्स में जाएगा और लीव्स के थ्रू उसकी ट्रांसपीरेशन होगी। तो इसके लिए भी हम कह सकते हैं ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के लिए भी अपने को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आप इरिगेशन से कंप्लीट कर सकते हो। थर्ड, थ्रू वाटर न्यूट्रिएंट्स रीच टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब बेटा प्लांट न्यूट्रिशंस कहाँ से लेता है? देखो प्लांट की अगर अपन बात करें वो चल फिर तो सकता नहीं है हमारी तरीके से, कभी कहीं पे जाके कुछ खा लिया, कभी कहीं पे जाके कुछ खा लिया, वो एक जगह फिक्स है। और उनके जो सबसे पास सोर्स है न्यूट्रिशन का वो है सॉइल, जिसके अंदर उनकी रूट्स होती हैं। तो वो सॉइल से सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। अब बेटा वो न्यूट्रिएंट्स तो चलो उन्होंने सॉइल से ले लिया, अब वो न्यूट्रिएंट्स को पूरे प्लांट तक पहुंचाना है। तो वो किस तरीके से पहुंचते हैं? वो सारे पहुंचते हैं थ्रू वाटर। वाटर के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स जो है डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर, रूट्स उनको अब्सॉर्ब करती है और प्लांट को पहुंचाते हैं। तो कह सकते हैं जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स हैं,
ये रीच टू द वेरियस पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स में प्लांट के जो है इसके थ्रू पहुंचते हैं थ्रू वाटर। इसके अलावा अगर बात करें, इट हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी हमारे पास वाटर बहुत जरूरी है, क्योंकि वाटर अगर प्लांट को देंगे तभी वाटर जो है क्लोरोफिल, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके अपना फूड बनाएगा। उसी फूड से प्लांट ग्रो करेगा, और जितना अच्छा प्लांट की ग्रोथ हो उतने ही अच्छे कह सकते हैं आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, उतनी अच्छी आपको क्रॉप मिलेगी, ग्रेन्स मिलेंगे। तो इरिगेशन प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये तो इरिगेशन की बात हुई। अब हमने कहा कुछ आर्टिफिशियल मीन्स, कुछ आर्टिफिशियल तरीकों से हम इरिगेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास मेथड्स हैं जिनसे हम इरिगेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे आता है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। देखते हैं कौन कौन से सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है जिनकी मदद से आप इरिगेशन कर सकते हो। तो द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, कुएं से आप पानी ले सकते हो, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, इसके अलावा लेक, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। कह सकते हैं इन सभी सोर्सेज से आप वाटर यूज कर सकते हो फॉर इरिगेशन। तो ये तो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन हुई। अब मेथड्स ऑफ इरिगेशन की अगर अपन बात करें तो बेटा इन मेथड्स को अपन ने दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। एक तो ट्रेडिशनल मेथड और एक जो मॉडर्न मेथड आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स की। पुराने टाइम में, बहुत पुराने टाइम में इरिगेशन किस तरीके से की जाती थी, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न मेथड्स। अगर ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करें, इसमें आप देख सकते हो कैपिटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड। इन ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर ज्यादातर या तो कैटल्स, पशुओं की मदद ली जाती थी, या फिर ह्यूमन लेबर, ये बहुत ज्यादा मतलब खुद आदमी को खुद ज्यादा वर्क करना पड़ता था। तो या तो लेबर कैटल से करवाते थे या ह्यूमन लेबर होती थी। कैटल और ह्यूमन लेबर यूज्ड इन दीज मेथड्स, सो दीज मेथड्स आर चीपर। तो हम कह सकते हैं जो मेथड है चीपर थे, सस्ते पड़ते थे, बट लेस एफिशिएंट, लेकिन इनकी एफिशिएंसी कम थी, अच्छे से इरिगेशन नहीं हो पाती थी, बहुत ज्यादा टाइम इनमें लगता था। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, कुछ ट्रेडिशनल तरीके जिनसे पहले जो है इरिगेशन की जाती थी, जिसमें आप फर्स्ट देख सकते हो मोट, या जिसको आप कह सकते हो पुली सिस्टम। सभी की डायग्राम्स आप साथ साथ देखते चले, डायग्राम देख के आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से हमारे पास ये सिस्टम काम करते थे। तो मोट पुली सिस्टम, जिसमें आप कह सकते हो पुली लगाई जाती थी, पुली के ऊपर आप कोई जो है वेसल, कोई बकेट, या फिर आप कह दो कोई बैग टाइप में चीज होती थी, उसको बांध के लटकाया जाता था और पानी खींच के इरिगेशन की जाती थी। सेकंड हमारे पास है चेन पंप। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे चेन की मदद से व्हील के ऊपर बकेट्स बांधी होती थी, उसको खींचा जाता था, तो वो बकेट्स पानी में से निकलेंगी और पानी को निकाल के साइड में डाल देती, फिर एक चैनल बना के उसको आप पानी को फील्ड्स तक पहुंचा दें। थर्ड सिस्टम हमारे पास है ढेकली सिस्टम, जिसमें आप इसको एक लीवर सिस्टम भी कह सकते हो ना, एक लीवर टाइप में बना रखा है। लीवर की मदद से जो है वेल्स के अंदर से, कुएं के अंदर से पानी ऊपर खींचा जाता था, और उस पानी को इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और लास्ट है रहट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बैलों की मदद ली जाती है। तो बैल ऐसे गोल गोल घूमते रहते थे, जिसकी मदद से हम कह सकते हैं एक सिस्टम ऐसा लगाया जाता था कि जो पानी है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाए। तो इन सभी मेथड्स को हम ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। इनमें ज़्यादातर या तो ह्यूमन या कैपिटल लेबर लगती है। इसके अलावा फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, हमने जो मेथड शुरू की, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आ गई है ना, अपने पास फ्यूल्स आ गए, मोटर्स बननी शुरू हो गई, तो उसके बाद में मेथड्स के अंदर थोड़ा चेंजमेंट आया। उसके बाद में हम पंप्स आर कमर्शियली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, हमने पंप्स को यूज करना शुरू किया वाटर को लिफ्ट करने के लिए। अगर पंप की बात करें, कई तरीके के पंप हैं, जैसे कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले पंप हैं, कुछ डीजल पेट्रोल से चलने वाले पंप हैं। तो इस तरीके से हमने पंप जो है यूज किए। इसके अंदर अगर बात करें डीजल, बायोगैस,
इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पंप्स। तो इन पंप को हम इन सभी सोर्सेज से डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी देके इन पंप के मदद से वाटर को लिफ्ट करते हैं और उसको जो फील्ड्स तक पहुंचा देते हैं। तो ये मेथड्स भी यूज किए जाते हैं। लेकिन आजकल जो है, एक तो वाटर की स्केर्सिटी, पानी की कमी को देखते हुए, और भी कुछ रीजन है जिनकी वजह से हमने इनसे भी और कुछ मॉडर्न टेक्निक्स यूज की हैं इरिगेशन के लिए। तो देखते हैं कि और कौन सी मॉडर्न टेक्निक्स हमारे पास आती हैं इरिगेशन की। तो जो मॉडर्न मेथड्स हमारे पास आते हैं इरिगेशन के, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम, देखते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले तो मॉडर्न मेथड्स की बात करें, क्यों इनको यूज किया जाता है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। वाटर को आप इकोनॉमिकली यूज कर सकते हैं, मतलब वाटर को वेस्ट नहीं करना है, जितना हो सके वाटर को अच्छे से यूज करना, ज़्यादा से ज़्यादा उससे अपने को जो है क्रॉप्स को पहुंचाना पानी को। अब कई बार क्या होता है, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है उसमें आप पानी दे सकते हो किसी भी तरीके से, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारा जो वाटर है वो वेस्ट चला जाता है। तो अपने को ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम है इसीलिए बनाए गए हैं कि जो वाटर है वो वेस्ट ना हो, उसका अच्छे से यूज हो। तो इसके अंदर हमारे पास जो मेन मेथड्स आते हैं मॉडर्न मेथड्स के अंदर, फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम। डायग्राम आप देख सकते हो स्प्रिंकलर सिस्टम किस तरीके से इसको हम यूज करते हैं। अगर इस मेथड की बात करें, दिस मेथड इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड। यहाँ पे हमारे पास अनइवन लैंड, अनइवन लैंड मतलब आपका जो लैंड है वो प्लेन ना हो। अगर बेटा लैंड प्लेन होगा, आप पानी देते हो उसको, तो पानी सारी जो लैंड है उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन अगर आपकी जो जमीन है, लैंड है, ढलान में है, उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आप पानी देते हो तो सारा का सारा पानी एक साइड में चला जाता है, जिसकी वजह से जो ऊंचाई में जगह है वहाँ पे प्लांट्स के पास वाटर नहीं पहुँच पाता। तो इस कंडीशन में जहाँ पे आपके पास ऐसी ऊंची नीची जमीन हो, अनइवन लैंड हो, वहाँ पे हम इस स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज कर सकते हैं। मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। एक तो हो गया अनइवन लैंड, और दूसरा हम कह सकते हैं जहाँ पे आपके पास सफिशिएंट वाटर भी नहीं है। इस कंडीशन में आप स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करते हैं। इसमें करते क्या है, तो परपेंडिकुलर पाइप्स, इसमें हम कुछ परपेंडिकुलर पाइप्स जिसके आगे कहते हैं हैविंग अ रोटेटिंग नोजल। परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं, उनके ऊपर नोजल लगी होती है जो कि घूमती हैं ऑन द टॉप, आर जॉइंट ऑन द मेन पाइपलाइन। तो हम कह सकते हैं नोजल्स को हम, मेन पाइपलाइन है उस पर हम नोजल्स एक फिक्स इंटरवल के बाद लगा देते हैं, जैसा कि आप इधर डायग्राम में भी देख सकते हो जो हमने बनाई है। यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हो इसको। तो इसमें हमारे पास नोजल्स लगी होंगी, नोजल्स के थ्रू जो पानी बाहर आएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही आप मेन पाइपलाइन से मोटर ऑन करेंगे, वाटर बड़े प्रेशर से आएगा नोजल्स के थ्रू, जो है रेन की फॉर्म में, जैसे बारिश आती है इस फॉर्म में जो है पूरी जो क्रॉप्स हैं, जो फसल आपने लगाई है उसको पानी मिलता है। स्प्रिंकलर सिस्टम मेनली हम कह सकते हैं लॉन में यूज कर सकते हैं, हाँ। इसके अलावा कॉफी प्लांटेशन में यूज होता है। और बाकी आपने नॉर्मली यहाँ देखा ही होगा कि जो फुहारे जिसको हम कहते हैं देसी भाषा में, जो फुहारे चलते हैं, तो फुहारे जो है वही हमारे पास एक स्प्रिंकलर सिस्टम है। इस मेथड के बाद अगर नेक्स्ट मेथड की बात करें, वो हमारे पास आता है ड्रिप सिस्टम। इन दिस मेथड द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें होता क्या है, जहां जहां प्लांट है हम पाइपलाइन बिछा देते हैं, जहां जहां आपने प्लांट्स लगाए हैं, जहां जहां ट्रीज लगाए हैं, वहां पे हम छोटे छोटे होल्स कर देते हैं। तो जो वाटर है वो सीधा उन प्लांट्स के रूट्स में ही जाके गिरता है और कहीं जाके नहीं गिरता, जिससे कि वाटर है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है। तो इन दिस मेथड द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। तो वो जो वाटर है ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट्स के पास ही गिरेगा। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसीलिए हम इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं। ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर गिरेगा, इसको हम ड्रिप सिस्टम कह देते हैं। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर
वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज। फ्रूट प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, गार्डन हो गया आपके पास, जहाँ पे कुछ कुछ इंटरवल पे आपने जो है प्लांट्स या ट्रीज लगा रखे हैं, वहाँ पे आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हो। और ये टेक्निक बहुत ही अच्छी है, जहाँ पे हम कह सकते हैं पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, वहाँ पे इस टेक्निक को आप यूज करके जो आपकी क्रॉप है, जो आपके प्लांट्स हैं, फ्रूट्स के प्लांट्स हैं, है ना, उनको आप इनकी इरिगेशन कर सकते हो। तो बेटा आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब जो कुछ टेक्निक्स हमारे पास बची हैं, कुछ प्रैक्टिसेस बची, इसमें हमने बात की क्रॉप को प्रोटेक्शन करनी है अभी, उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग और स्टोरेज। ये 4 हमारे पास टॉपिक्स और बचते हैं इस चैप्टर के, जो कि हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।